सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। दरअसल मैंने आज 5 तारीख को ग्राम सभा प्रधान पद के लिए अपना आवेदन आज जमा कर दिया है। और दरअसल वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, वो ये है कि मैं क्योंकि प्रधान पद के लिए दावा पेश कर रहा हूँ अपना, तो मैं अपनी बात को सभी तक पहुँचा पाऊँ। और दरअसल व्हाट्सएप में अगर मैं मैसेज करता हूँ, तो व्हाट्सएप को पढ़ने वाले हमारे यहाँ कम ही लोग हैं, जो कि उस मैसेजों को पढ़ पा रहे हैं, या दूसरों के भरोसे रहते हैं, तो दूसरे गलत-सलत जानकारी दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं इसलिए वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ रहा हूँ कि ताकि मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूँ और आप सही ढंग से निर्णय ले सकें कि वाक़ई में आपको प्रधान चाहिए, तो वो क्या मतलब वो कौन हो सकता है? मैं हो सकता हूँ या फिर कोई और हो सकता है, वो आप ढंग से आप उसमें निर्णय ले सकें। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं 2003 से 2008 के बीच में ही प्रधान रहा हूँ। और मैंने कोशिश की है कि मैं जिस उद्देश्य की खातिर आप लोगों ने मुझे निर्विरोध उस समय बनाया था, मैं उनकी उस समय मैंने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उनकी पूर्ति कर सकूँ। तो मैं आपको अब मैं ज़्यादा लंबा-चौड़ा तो नहीं बताऊँगा, लेकिन ये है कि मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूँगा कि मेरा विज़न क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। लेकिन मैं बहुत हवाई विज़न अपने आपके सामने नहीं रखूँगा। तो मैं वही बताऊँगा जो कि मैं कर सकता हूँ और जो मैंने किया है, या मैं जो कर रहा हूँ अभी भी, चाहे मैं प्रधान पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ अभी काम अभी भी कर रहा हूँ, तो मैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो देखो, कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कि ग्राम सभा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बुनियादी बिंदु हैं, जैसे कि पानी हो गया, रास्ते हो गए, इस तरह के जो रोज़गार हो गया। तो उन बिंदुओं पे मैं दरअसल पहले आपको मैं पानी से वो करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। आप लोगों को याद होगा, खैर छोटे लोगों को उनको शायद पता ना हो, लेकिन जो बड़े लोग होंगे उनको ये भली-भाँति पता होगा कि 2003 से लेके 2008 के बीच में जब मैं प्रधान था, तो ग्राम सभा में पानी की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको पता होगा ये इस बारे में। और मैं अगर कहीं बाहर रहता था और मैं जब घर आता था शाम को 5-6 बजे कभी भी घर आता था, और मुझे जब ये पता लगता था कि पानी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पानी कम आ रहा है या पानी टूट गया है, तो मैं चाहे रात को 8 बज रही है, 9 बज रही है, मैं अकेले ही पानी को ठीक करने के लिए चला जाता था। मैं किसी को बताता भी नहीं था। ये मेरे अंदर कमी रही है कि मैं बिना बताए ही काम कर देता था। लेकिन इस चीज़ को आप समझेंगे कि पानी की आप लोगों को कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई होगी। तो अगर आप मुझे मौका देते हैं, तो आने वाले 5 साल में भी आपको पानी की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस बात की आपको आश्वासन देता हूँ। दरअसल हमारे ग्राम सभा में पानी सब जानते हैं कि गर्मियों में कम होता है, लेकिन उसके बावजूद इतना होता है कि उससे अगर मैनेजमेंट सही हो, तो उससे पूर्ति की जा सकती है। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट ही नहीं रहता है, तो पानी पूरी कमी हो जाती है। हमें लाइन बिछा के कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्रोत की हमारे पास निश्चित है। तो हम कोई योजनाएँ लाएँ पानी की, उससे हमें पानी की पूर्ति नहीं होगी। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं इसका मैनेजमेंट ऐसा करूँगा कि अगले 5 साल तक आपको पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, मैं रास्तों का उल्लेख करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि मैं 2003 में प्रधान बना था और 2008 के बीच में मैंने रास्ते बनाए थे। और ज़्यादातर रास्ते जो मैंने बनाए वो 3 से लेके और 6 के बीच में ही बना दिए थे, 5 और 6 के बीच में ही बना दिए थे। आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ गोविंद सिंह भाई साहब हैं के घर के बगल से एक गली गुज़रती है, अभी भी गुज़रती है। उसके ऊपर हमारा पंचायती पानी का टैंक हुआ करता था, और वो घाटी हर समय उस घाटी में कीचड़ हुआ करता था। 2003 के बाद जब से मैंने उसमें काम किया है, उसके बाद आप देखो अब उसमें कभी कीचड़ नहीं रहता है। उसके अंदर पाइप पाइप जो गंदा पानी था उसको निकासी के लिए पाइप दबाया गया। उसके उसमें वो खड़ंजा टूटे ना, उसके ऊपर लगातार आदमी चल रहे थे, डालते समय भी। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस खड़ंजे के कुछ ब्लॉकों को घर में बनाया, यहाँ मार्केट में बनाया, और जब वो कई दिन तक उनको सेट करने के बाद तब वहाँ जाके उनको बिछाया। अब उस रास्ते को बने हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और आज तक वो रास्ता वैसा का वैसा ही है। आप और बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं, जैसे उकाली का रास्ता है, वो आप देख लीजिए,
कब बना दिया था मैंने, 2004 के लगभग मैंने वो रास्ता बना दिया था। अब वो रास्ता जो टूटा भी है वो इसलिए टूटा है क्योंकि लोगों ने पाइपलाइन को दबाने के लिए, खोलने के लिए उसको खोदा और मरम्मत उसकी की नहीं, तो उस वजह से वो रास्ता, लेकिन जहां पर रास्ता ठीक है वहां पर अभी भी वो अगले 20 साल तक चलेगा। तो अगर मैं प्रधान बनता हूं तो आप ये समझ लेना कि मैं पूरे गांव के रास्तों को इस तरह से बना दूंगा कि वो अगले 20 साल तक भी नहीं टूटेंगे। तो ये, और दूसरी बात, हाँ, जितने भी प्रधान हैं आप उनका भी काम देख लीजिए। ज्यादातर ने विधायक निधि और निधियों से काम किया है बीच बीच में, उनके भी, मैंने भी एक काम किया था पिछले 1 डेढ़ साल में। वैसे मैं ठेकेदारी कम ही करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने एक काम किया है इन 1 डेढ़ सालों के बीच में, और वो है जो हॉस्पिटल रास्ता जा रहा है। आप उस रास्ते को देख सकते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं ही उसकी वीडियो डाल दूं। उस रास्ते की गुणवत्ता देखिए आप, और भाई बंधुओं ने जो रास्ते बनाए हैं, चाहे वो प्रधान पद के लिए लड़ रहे हो चाहे नहीं लड़ रहे हैं, आप उनके रास्तों की गुणवत्ता भी देखिए और फिर तुलना करिए कि कौन काम घर में, गांव में कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तीसरा बिंदु, मैं रोजगार पे ध्यान चाहूंगा आप लोगों का कि जब मैं प्रधान था तो आप लोगों को पता होगा कि जो रोजगार गारंटी स्कीम आई वो 2006 के बाद आई, और 2006 से पहले केवल वित्त का पैसा होता था जिससे कि गांव में विकास कार्य होते थे। तो मैंने जितने भी रास्ते बनाए हैं गांव में, जितने भी रास्ते बनाए केवल वित्त में बनाए हैं। रोजगार गारंटी में मैंने एक भी रास्ता नहीं बनाया, क्योंकि रोजगार गारंटी में हमारे, जब मैं प्रधान था उस समय रास्ते बनते ही थे, और रोजगार गारंटी 2006 के बाद है, और 2008 के शुरुआत में मेरा कार्यकाल खत्म हो गया था। मतलब मुझे ढंग से 1 डेढ़ साल भी वित्त में काम करने का मौका नहीं मिला। उसके बावजूद वित्त में मैंने इतना काम किया कि और कोई भी बता दे कि वित्त में उन्होंने क्या काम किया। तो रास्तों को मैं पूरे के पूरे इस तरह से वो करूंगा कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक फंड की बात है, जो भी फंड आएगा लोगों के रोजगार के लिए, उसमें से मैं 1 रुपया भी नहीं खाऊंगा। खास करके लेबर के नाम पे जो भी फंड आएगा, चाहे वो वित्त में आए, चाहे वो रोजगार गारंटी में आए, चाहे जो भी मैं काम करूंगा, जो लेबर के नाम पे पैसा आएगा, जैसे कि होता है कि 60% लेबर के नाम पे आता है, 40% मटेरियल के नाम पे आता है, तो जो 60% लेबर के नाम पे आएगा उसमें से 1 रुपया भी मैं नहीं निकालूंगा, चाहे वो कमीशन के लिए भी निकालना पड़े वो भी नहीं निकालूंगा। मैं इस बात के आपको वचन देता हूं, और मीटिंग में सारा जो भी फंड होगा उसका मैं मीटिंग में रखूंगा कि भाई ये फंड है, इसमें क्या काम होना है, और जब काम हो जाएगा तो उसका कितना खर्चा आया वो सारा का सारा मैं मीटिंग में रखूंगा। और मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि जो गांव के लोग ही हैं वही काम करें, और जो दुकान है गांव की, मैं सीमेंट भी वहीं से खरीदूंगा ताकि ओपन रहे कि कितने बोरियां सीमेंट गई हैं। जो काम कराएगा उसके लिए बिल्कुल खुली छूट होगी कि अगर कहीं पे 10 कट्टे सीमेंट लग रहे हैं तो 10 ही लगेंगे, ये नहीं कि 8 या 9 नहीं लगेंगे। अगर कहीं पे 20 की जरूरत है तो वहां 20 लगेंगे, एक भी कट्टा सीमेंट की कमी नहीं होगी। रोड़ी रेता का जो रेशो पड़ना चाहिए वो पड़ेगा। प्रत्येक कार्य की वीडियोग्राफी करूंगा, प्रत्येक मीटिंग की वीडियोग्राफी करूंगा, और उस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से संभाल के रखूंगा ताकि आप लोगों को जब चाहे वो तब देख सकें कि हाँ किस तरह से काम गांव में हो रहा है। आप चाहे प्रवासी हैं, चाहे आप विदेश में रह रहे हैं, आप वहां पर भी देख सकेंगे कि हाँ धारकोट में काम कैसा हो रहा है, और पूरा क्षेत्र देखेगा इस चीज को कि धारकोट में किस तरह के काम हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो आप लोगों को एक भी रत्ती बोलने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, कई लोग ये वो कर रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं कि भाई किसी भी प्रधान ने क्या किया है, उसने अपनी जेब भरी है, वो किसी ने किसी के लिए, दूसरे प्रधान के लिए कभी पैसा छोड़ा है। तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं, मैंने इससे पहले कभी ये चीजें नहीं बोली हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब मैं प्रधान पद से उतरा तो मैंने, जो मेरे नेक्स्ट प्रधान बने रौनकी देवी जी, उनको रॉयल्टी के मैंने 7,000 रुपये कलेक्ट किए थे बजरी के, वो मैंने उनको नगद दिए हैं। उसके अलावा एक हमारा जीएफएम का अकाउंट था, उसमें 50,000 से ज्यादा थे, वो उसको मैं आसानी से खर्च कर सकता था, लेकिन वो पासबुक में मैंने उनको दी है। इसके अलावा ग्राम सभा को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, और राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में 50,000 की धनराशि मिली है, वो भी उन्हीं को मिली, वो भी उन्हीं के पास गई है, वो मेरे पास नहीं आई है। इसके अलावा जब तक मैंने ग्राम सभा में स्वजल की पर्ची काटी और जो लोगों से 1-1 हजार रुपये सिक्योरिटी ली,
वो जब तक वो उसका कार्यभार मेरे पास रहा, चाहे मैं प्रधान बन गया उसके बाद भी कुछ पर्चियां मैंने काटी हैं, तो उनका सारा रजिस्टर मेरे पास है और वो एक एक रुपये अभी भी प्रतापनगर के बैंक में जमा है। वो मैंने किसी को नहीं दिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इसका मिसयूज ना हो जाए, इसलिए मैंने वो वहीं रखा हुआ है। और अभी इस कार्यकाल में मैंने उनको कहा भी था, जो लोग पानी पे काम कर रहे थे, कि मैंने कहा उसको निकाल सकते हैं पैसे को, उसमें समिति बननी है, उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी शायद समिति बन गए या प्रधान के वजह से मतलब टाइम नहीं मिल पाया, क्या हुआ कि उस वजह से वो नहीं हो पाया, वो पैसा नहीं निकल पाया उससे। लेकिन वो पैसा सुरक्षित है। मैं जब अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो मैं क्या करूँ, उसमें एक समिति बनाऊंगा जो पेयजल के रखरखाव के काम करेगी, और एक समिति ऐसी भी बनाऊंगा जो गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और धार्मिक कार्यक्रमों में, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनकी देखरेख करेगी। गांव में भंडारा हो रहा है, गांव में हरियाली पड़ रही है, या कोई भी पूजा पाठ हो रहा है, तो उस समिति को वो पैसा उस समिति को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो समिति गांव वाले चुनेंगे और वो सक्षम होंगे कि उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, तो वो पैसा सुरक्षित बचा हुआ है। तो ऐसा आपको कोई प्रधान नहीं मिलेगा जिसने इतना पैसा अपने कार्यकाल के बाद भी संभाल के रखा हो। और आइंदा भी हमारे पास जो भी पैसा आएगा उसकी पारदर्शिता के साथ मैं हिसाब दूंगा और हिसाब रखूंगा। मेरे पे जब तक मेरे पे जो स्वजल में जो पैसा डिपॉजिट होता है 1-1 हजार रुपये, जब तक मेरे पास है, मेरे पास केवल 54 लोगों के पैसे जमा हो रखे हैं। वो रजिस्टर मेरे पास है, रजिस्टर में मेंटेन है, जिनकी रसीदें कटी हैं, और वो पैसा पूरा का पूरा प्रतापनगर में जमा है। आज की डेट में ब्याज लगा के 1 लाख से ऊपर हो चुका है वो। दूसरा, रोजगार पे ही एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मतलब हमारे गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, वो आप लोग जानते हैं। लेकिन हमारे गांव को एक और पुरस्कार मिला है जो कि अभी उसमें प्रक्रिया में है। और WWF आप लोग शायद जानते हो कि अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है जो वन्य जीवों पे और जंगल पे काम करती है, और वो पूरे दुनिया में मॉनिटरिंग करती है कि कहाँ जंगलों को नुकसान हो रहा है या कहीं जंगली जानवरों को नुकसान हो रहा है, तो उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनको बचाने के लिए वो फंड देती है। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे भारतवर्ष में केवल 7 प्रोजेक्ट उस संस्था ने चयन किए हैं, जिसमें से कि एक हमारे धारकोट का प्रोजेक्ट है। आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में हजारों प्रोजेक्टों में से धारकोट का प्रोजेक्ट चयनित हो रहा है, और पूरे भारत में 7 प्रोजेक्ट चयन हुए हैं और उसमें धारकोट का नाम है। तो उसमें धारकोट का नाम किस वजह से है? क्योंकि जंगल पे जो मेरे काम हैं, जंगली जानवर जो लुप्त हो चुके हैं, जंगली जानवर जो लुप्त हो रहे हैं, उन पे जो मैंने स्टडी की है, वो स्टडी जब मैंने उनके पास पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि ये तो हमको ऐसे जानकारी थी कि यहाँ है ही नहीं, लेकिन मैंने उसको उन तक पहुंचाया और उन्होंने हमारे गांव को स्पेशल पुरस्कार की घोषणा की है। इसके तहत अभी वो फंड देंगे, लेकिन फंड अभी एक समिति बनाई जाएगी गांव की, और उस समिति को फंड मिलेगा। अभी फिलहाल हम वो ट्रेनिंग के लिए 10-12 लोगों को ट्रेनिंग के लिए मसूरी भेज रही है, उसके फॉर्म मैंने जमा कर दिए हैं उनके पास कि वो ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे। किस तरह से रोजगारों को आगे रोजगार, गांव को रोजगार दिया जा सकता है, किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरह से गाइड की ट्रेनिंग होगी, और जो गाइड बनते हैं, प्रोफेशनल गाइड बनते हैं, उनको सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिए हमने ऐसे ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, जिसमें कि 15-16 लोगों को हम ट्रेनिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं गांव वालों को। तो दूसरी चीज, आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर हथकरघा लगा हुआ है, तो ये हथकरघा भी मेरे ही उसमें फार्म पे लगा हुआ है ये और हम इसको पूरा बढ़ाने की उसमें कर रहे हैं, जिसमें कि हम सारे गांव को उस मुहिम से जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि सैतूत का रेशम का कीड़ा निकालना, बांज के पेड़ों पे जो कीड़ा लगता है, रेशम का कीड़ा लगता है, उस कीड़े को लगाना, सारे गांव को उस चीज से जोड़ना कि सारे गांव का रोजगार उससे जुड़ सके, सारे गांव को रोजगार मिल सके। गांव में होम स्टे अगर कोई बनाता है तो उसके लिए उनको फंडिंग की व्यवस्था कराना, उसके काम हम उनके मदद करेंगे, उसमें 50% तक सब्सिडी मिलती है। आपको पता ही होगा कि जब भी गांव में कोई बड़ा अधिकारी पर्यटन से लेके कहीं के भी आते हैं तो वो मुझसे ही संपर्क करते हैं, प्रधान चाहे कोई भी रहा हो,
वो मुझसे ही संपर्क करते हैं और मुझसे ही योजनाओं को लेते हैं कि आप ये बताइए कि कहाँ क्या होना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पर्यटन के बारे में या हमारे जंगल के बारे में या हमारी धरोहरों के बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मुझे प्रधान बनाते हैं तो ये काम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हम इस पे काम कर ही रहे हैं, प्रधान बने ना बने हम इस पर काम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्रधान बन जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ये काम बढ़ेंगे और रोजगार के नाम पे जो भी मतलब रोजगार का इतना जब मैं पिछले उसमें रहा तब भी आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा रोजगार जो दिया है वो मैंने दिया है। किसी का भी 1 रुपये नहीं मारा है, कभी भी एक भी दिहाड़ी नहीं मारी गई है। और अब जो फिर दूसरी बात एक और, कई लोग बोलते हैं कि रोजगार गारंटी में 100 दिन का ही रोजगार मिलता है। मैं ये बताता हूं आपको कि अगर आप कोई काम करना चाहता है तो मैं उसको साल में 300 दिन का रोजगार दूंगा। 365 दिन अगर कोई काम करना चाहेगा तो 365 दिन का रोजगार उसको मिलेगा, क्योंकि रोजगार गारंटी ही गांव के पास बजट नहीं है, गांव के पास वित्त का पैसा भी है और मैं पूरा का पूरा वित्त का पैसा ग्राम सभा पे खर्च करूंगा। मैं इस बात का आपको आश्वासन देना चाहता हूं। दूसरी बात, गांव में एक रूमर फैलाया जा रहा है कि जब मैं प्रधान था तो मैंने अपने परिवार के लोगों को बेनिफिट पहुंचाया और खास करके जो वार्ड मेंबर रखे, जो पंच रखे, वो मैंने अपने परिवार को रखे। तो मैं एक बात यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब मैं प्रधान था, मैं निर्विरोध प्रधान था, उसके बावजूद मैंने जो वार्ड मेंबर रखे वो सर्वसहमति से रखे और मैं उनके नाम बताता हूं आप लोगों को, आप खुद फैसला लीजिए कि क्या वो मेरे परिवार के हैं। वैसा तो सारा गांव मेरे परिवार का है, लेकिन जिस तरह से आप लोग ताना, अगर कोई लोग ताना मुझे दे रहे हैं तो मैं उसके लिए आप लोगों को नाम भी बता देता हूं। मेरे जो वार्ड मेंबर थे तो उनमें एक नाम था सूरवीर सिंह जी का, ठीक है, वार्ड नंबर 1 से सूरवीर सिंह जी। दूसरा नंबर सूरत सिंह जी, तीसरा नंबर सत्ता चाची, चौथा नंबर बलवंत चाचा, मनोहर सिंह जी, मनोहर चाचा और गोविंद सिंह जी। आप ये बताइए इनमें से मेरे परिवार का कौन है? 7 वार्ड मेंबर मैंने आपको गिना दिए, इनमें से कौन मेरे परिवार का है और कौन मेरी लॉबी का है? जो बोलते हैं कि अपनी लॉबी का वो क्या था, उस समय ये मेरी लॉबी के थे क्या? आप लोग खुद समझदार हैं। दूसरी बात, आप कई लोग बोलते हैं कि इसने अपने परिवार वालों को बेनिफिट पहुंचाया, जैसे इंदिरा आवास वगैरह में। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे कार्यकाल में 5 इंदिरा आवास हुए और पांचों के मैं आपको बताता हूं कि जितने जरूरतमंद जो लोग थे उनको उससे पहले कभी इंदिरा आवास नहीं मिले। खास करके पूर्णा भाभी, मालचंद भाई की वाइफ, क्या वो डिजर्व नहीं करती थी कि उनको इंदिरा आवास मिले? एक कमरे पे रह रही थी, वो भी टूटा हुआ। दूसरा, मुन्नी चाची, 3 बच्चे थे, मकान टूट चुका था, अकेली थी, उससे पहले उनको विधवा औरत थी और उससे पहले उनको इंदिरा आवास नहीं दिया गया, लेकिन मैंने बनते ही उनको इंदिरा आवास दिया। अतुल सिंह चाचा का जब मकान बरसात में टूट गया था तो उनको उनको इंदिरा आवास दिया गया। पुन्नी को इंदिरा आवास दिया गया। पुन्नी, आप समझते हैं कि पुन्नी भी बहुत गरीब आदमी है। और एक बुड़ू भाई थे हमारे लोअर खोला के, उनको इंदिरा आवास दिया गया। तो आप ये बताइए कि ये मेरे परिवार के लोग हैं या ये डिजर्व नहीं करते थे? खामाखा गांव में दुर्भावनाएं फैलाई जा रही हैं कि मैंने अपने परिवारों को बेनिफिट दिया, इसको बेनिफिट दिया, उसको बेनिफिट दिया। दरअसल जो काम करना चाहता है, जो काम करेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा, वो मेरे परिवार का हो, मेरे परिवार का ना हो। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और मैं जैसे ही मुझे कहीं से कोई फीडबैक मिलेगा कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए, मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊंगा और आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। और मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाईबंद चुनाव लड़ रहे हैं, कृपया करके वो भी सामने आए और अपना विजन सामने रखें और फालतू की चोट मारने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ एयरपेड हेलीकॉप्टर उतारूंगा, यहाँ हवाई जहाज उतरेंगे और हम हवाई जहाज की फैक्ट्री लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह की वो ना मारें और जो जेन्युइन काम हो सकता है उसको रखें। धन्यवाद।